हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपने सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन का क्लास किया। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस सीरीज में आप लोग क्वेश्चन बैंक का क्लास कर रहे हैं, जिसमें 2009 से 2025 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन किया जा रहा है। इस वीडियो में आप चैप्टर नंबर 3 यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सॉल्यूशन करेंगे और इसमें इसमें जो जितना भी प्रॉब्लम है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो कि थ्योरी हो, सारे प्रश्न का सॉल्यूशन होगा। आप ध्यानपूर्वक देखिए और कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, समय आपके सामने देख लीजिए। ये क्वेश्चन बैंक 2009 से 2025 का क्लास होने जा रहा है। इसमें सबसे पहला प्रश्न आ गया। देखिए, एक मोल अल्युमिनियम आयन को अल्युमिनियम में एक मोल अल्युमिनियम आयन को अल्युमिनियम में अपचयन यानी रिडक्शन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, ये सवाल है आपके सामने। तो इसमें क्या है कि आप पहले इक्वेशन को बना लीजिए। इक्वेशन इसका बनाइए। अल्युमिनियम आयन को अल्युमिनियम में चेंज कीजिए 3+ साइज पर, और ये चेंज हो रहा है किसमें? अल्युमिनियम में चेंज हो रहा है। चलिए, तो ये जो चेंज हो रहा है तो अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। जितना प्लस चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो ये अब बैलेंस हो गया इक्वेशन। और आपको पता है ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन हो गया, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे। तो चूंकि n बराबर हो गया 3, इसलिए f बराबर भी हो गया 3। जैसा कि क्लास में आप लोग को बार बार बताया गया था, n का मान जितना आएगा वो f का मान हो जाएगा। और आपको मालूम है 1 फैराडे का मान कितना होता है? 96,487 कूलम पर मोल। 96,487 कूलम पर मोल, जो हम लोग नियरली लिखते हैं 96,500 कूलम। तो ये आपका आ गया 1 फैराडे का वैल्यू। अब इक्वेशन के हिसाब से आपको 3 फैराडे इसमें आया है। तो 3 फैराडे आया है तो 3f से गुना कर दीजिए। 3 फैराडे, 1 फैराडे का मान आपने देखा 96,500 कूलम। अगर इसको आप गुना करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 5 कूलम। यानी ये आएगा, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, अप्रॉक्स में आ रहा है। और ये सबको अगर हल कीजिएगा, आप देखिए दशमलव उड़ा उड़ा के देखिएगा, तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आने वाला है। इसमें भी वैल्यू ज़्यादा आएगा। इसको भी आप दशमलव उड़ा के देख लीजिएगा, तो आप देखिएगा बहुत ज़्यादा का अंतर आएगा। इसलिए एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10 टू द पावर 5 कूलम इज राइट आंसर। तो इस तरह से अगर इसको आप गुना कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। कहता है क्या? बिजली की 1 फैराडे बराबर होती है कितनी कूलम? अभी जस्ट प्रश्न आया था। 1 फैराडे का मान कितना होता है? 96,500 कूलम। 96,500 कूलम। अब ये सब में ये कूलम है, ये सब में ये कूलम लगा हुआ है। 96,500 में कूलम है। तो ये एग्जैक्ट आंसर ये क्या है? बी, अभी जस्ट चर्चा किए थे। ये 96,500 कूलम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को 1 फैराडे कहते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को फैराडे कहा जाता है। और 1 मोल का वैल्यू कितना होता है? 1 मोल बराबर क्या होता है? 6.022 गुना 10⁻23 1 मोल हो गया। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6021 गुना 10⁻−19 कूलम। अगर ये दोनों को गुना करिएगा तो ये अप्रोक्स में आ जाएगा इसके बराबर।
तो ये आपका सही आंसर आएगा। चलिए अब जो हाँ तो चलिए अब जो प्रश्न है देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर, इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर एनोड पर यानी कि धनोद और एनोड पर प्राप्त प्रतिफल है, ये प्रश्न है आपके सामने। तो इसके बारे में हम कंसेप्ट दिए हुए हैं क्लास में कि अगर कोई भी लवण इस तरह का, जैसे अगर सोडियम क्लोराइड का यहाँ रेफरेंस है, तो सोडियम क्लोराइड अगर मोल्टेन स्टेट में रहता, मोल्टेन स्टेट में रहता तो क्या होता, ये टूट करके आयनीकृत होकर के Na+F- देता और ये चला जाता कैथोड पर और ये चला जाता एनोड पर। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में क्या कहा है, यहाँ ध्यान देना है, जलीय घोल की चर्चा कर दिया। तो हमने क्लास में बताया था कि अगर जलीय घोल रहेगा तो जल भी टूटेगा, H+ और OH- में। तो इसमें क्या है, इसमें तो कोई झमेला नहीं है। इसमें आप देखिए 2 एटम है। अब यहाँ सबको दिखने में लग रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन पर है, लेकिन अगर केमिकल बॉन्डिंग अगर आप करते हैं तो देख लीजिए केमिकल बॉन्डिंग इस तरह से होगा, नेगेटिव चार्ज दिख रहा है कहाँ, ऑक्सीजन पर। तो आप सोच सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है, ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन है, तो ये चला जाएगा कैथोड पर, ये चला जाएगा कैथोड पर और ये ऑक्सीजन चला जाएगा एनोड पर। ये चला जाएगा, ये माने ये चला जाएगा, कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है, तो माइनस वाला चला जाएगा प्लस पर। एनोड पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो इसी कारण ध्यान रखना है। अब सवाल मन में आ जाएगा कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। इसलिए ऐसा हुआ कि सोडियम जो है, सोडियम हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है और फ्लोरीन भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जैसे ये डिसोसिएट होता है, ये आयन एक दूसरे को पकड़ के रहता है, परिणाम होता है कि निकल के ये जो जल जो टूटा है इसका हाइड्रोजन चला जाएगा, H+ चला जाएगा कैथोड पर, इसमें से ऑक्सीजन चला जाएगा एनोड पर। अब आप अपने विकल्प में आ जाइए कि आपका विकल्प कौन सूट कर रहा है, कैथोड पर कौन जा रहा है, क्योंकि आपका विकल्प है एनोड और कैथोड। एनोड पर कौन गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वाला देखिए 2 विकल्प आपके सामने है, एक आ गया CO2+ Na और एक आ गया D O2+ H2। तो O2 गया है एनोड पर, तो आपका विकल्प डी आ रहा है, O2 गया एनोड पर और ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन जा रहा है कैथोड पर। तो ये सही आंसर आपका डी हो गया। तो इस तरह से आपको जब भी कोई प्रश्न आवे उसमें अगर जलीय घोल रहे तब ये कंडीशन अप्लाई करना है। अगर जलीय घोल नहीं रहेगा, केवल कोई साल्ट होगा, जैसे यहाँ सोडियम क्लोराइड अकेला रहता, तब इस तरह की बात हो जाती, सोडियम चला जाता है कैथोड पर और फ्लोरीन चला जाता है एनोड पर। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होने वाला है। यहाँ कैथोड पर जा रहा है कौन, हाइड्रोजन, और एनोड पर जा रहा है ऑक्सीजन। इज राइट आंसर डी। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी यहाँ साफ साफ करता है धातु के तरह। तो भाई धातु वाला देख लीजिए कौन कौन विकल्प है। ये तो छट गया, सिलिकॉन ऑक्साइड नहीं आएगा, ये भी छट गया। अब 2 आए इसमें है, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एक क्रोमियम का ऑक्साइड है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में आप सबको पता है कि ये आयनिक सॉलिड होता है और आयनिक सॉलिड में स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि सबको पता है कि उसके आयन काफी मजबूती से जुड़े रहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होने का चांस कम होता है। तो अगर आप बचा कौन, तो CrO2 के बारे में आप देख लीजिए, इसमें इसके बारे में आप पढ़े भी हैं। ये चुंबक की ओर काफी तेजी से आकर्षित होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है। ये आपको मालूम है फेरोमैग्नेटिक के अंतर्गत आता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के आप देख लीजिए, इसका ऑक्सीडेशन
नंबर निकाल लेते हैं। तो क्रोमियम का हम x मान लेते हैं और ऑक्सीजन का क्या होता है -2, सबको पता है -2। इसके 2 एटम है तो -2 × 2 बराबर 0 हो गया। ये रूल है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। तो यहाँ क्या हो गया x - 4 बराबर 0, तो x बराबर हो गया +4। अगर आप क्रोमियम का विन्यास लिखते हैं 4+ देख करके तो क्या हो गया आर्गन। और सबको मालूम है क्रोमियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 24 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए यहाँ 4 ये छोड़ चुका है, तो 4 छोड़ा है तो इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 20 इलेक्ट्रॉन अभी आपको नहीं पूरा है, क्योंकि आर्गन में 18 ही दिख रहा है, तो रेस्ट इलेक्ट्रॉन आ गया 3d2 में। तो अगर डी का आप बॉक्स बनाते हैं 1 2 3 4 5 ये दोनों इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, और इसी कारण ये मैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाता है और इसी कारण ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी दिखाता है। तो सही जवाब आपका डी होगी। चलिए अब नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या आ गया। इस प्रश्न में क्या कर रहा है, एक फैराडे विद्युतीय धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होती है। एक फैराडे विद्युतीय धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होती है, एकदम एस्टेब्लिश्ड क्वेश्चन है, 1 ग्राम समतुल्य। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये आप फैराडे के नियम से भी समझ सकते हैं। चलिए इसमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ये थ्योरी से कनेक्टेड प्रश्न है। अब जो प्रश्न आ गया वो क्या इसको पढ़िए। इसमें कहता है कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है, गुड कंडक्टर कौन हो। एंथ्रासाइट कोक के बारे में बता रहा है। ये मालूम है कि एंथ्रासाइट एक प्योर कोयला है ना। ग्रेफाइट के बारे में कर रहा है, हीरा के बारे में कर रहा है, चारकोल। तो सबको पता ही है कि ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, और इसी कारण इसका क्या होता है इलेक्ट्रोड भी बनाया जाता है। अब कई जगह देखे हैं, आप देखे हैं ड्राई सेल में हमने इस बनाया था ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड, और इसलिए ये सही जवाब आपका क्या हो गया बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आ गया 7। इसमें कहता है फैराडे का विद्युतीय अपघटन, फैराडे का विद्युतीय अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस नियम किससे संबंधित है। तो आप सबको मालूम है फैराडे के 2 नियम है, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ कौन है आपको पता ही है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ में तो यहाँ कह रहा है क्या किससे संबंधित है। तो धनायन के पढ़ लेते हैं विकल्प को। धनायन के परमाणु भार से नहीं होगा, क्योंकि परमाणु भार से इसका कनेक्शन नहीं है। ऋणायन के गति से ये भी नहीं होगा, धनायन के गति से ये भी नहीं होगा, और आंसर आपका हो जाएगा डी। क्यों हो गया, क्योंकि सेकेंड लॉ यही कह रहा है कि यदि भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स को एक सीरीज में जोड़कर समान विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान उसके रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होता है। और रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमान मतलब ये इक्विवेलेंट वेट से कनेक्टेड है, इसलिए सही जवाब आपका डी हो गया। अगला प्रश्न आ गया। इस प्रश्न में क्या कर रहा है, 96,500 8वां क्वेश्चन, 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। तो 96,500 कूलम पर आपको अमाउंट निकालना है। कैसे निकालिएगा, क्लास में भी हुआ है, असाइनमेंट में भी हुआ है, तो आप देख लीजिए। इसका पहले इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बोलिए। कॉपर 2+ में अलग होगा, यानी क्यूप्रिक सल्फेट है इसलिए ऐसा होगा, और SO4 2- में, SO4 2- में हो गया। अब आप सबको पता है कि ये कहाँ जाएगा, कैथोड पर।
क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड और एनोड। इस पर प्लस चार्ज है, कैथोड नेगेटिव होता है, ये चला गया कैथोड पर। अब कैथोड पर जाके क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। कितना ग्रहण करेगा, जितना इस पर प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज आप देख रहे हैं, 2 प्लस चार्ज है, दो प्लस चार्ज है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। और जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये कॉपर में चेंज हो जाएगा, न्यूट्रल हो गया। अब कॉपर का जो ये 1 मोल हो गया, 1 मोल, जिसका परमाणु द्रव्यमान आप अगर राउंड फिगर में लेते हैं 64 ग्राम हो गया। अब इसमें कहता है कि n का मान कितना हो गया, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है ये, और n इज इक्वल टू फैराडे, इज देयरफॉर फैराडे भी हो गया 2। और 1 फैराडे का मान कई बार आप लोग को बोला गया है 96,500 कूलम, इसलिए 2 फैराडे हो गया 96,500 कूलम। अब क्या करना है, 96,000 यानी 2 गुना 96,500 कूलम पर ये 64 ग्राम कॉपर मिल रहा है। देख लीजिए 64 ग्राम, और निकालना कहाँ है, इसमें ये कहता है कि 96,500 पर कितना प्राप्त होगा। तो इसको अगर आप यहाँ तक आप देख चुके हैं, तो अगर आप इसको फिर देख लीजिए आगे। अब इसमें क्या कहता है कि 96,000, अभी आपने क्या देखा था, 2 गुना 96,500 कूलम गिव्स 64 ग्राम कॉपर, ये दे रहा है। तो आपको पूछ रहा है कितना पर निकालने के लिए, 96,500 पर निकालने के लिए कह रहा है। तो निकाल लीजिए, क्या हो गया, 64 बटे 2 गुना 96,500, फिर गुना कर दीजिए 96,500 से, ये तो कट गया और ये भी कट गया, तो 32 आ रहा है। और चूंकि आप राउंड फिगर में लिए हैं, अप्रोक्स आपको आ गया 31.76 हो गया। ये हो गया राइट आंसर आफ्टर द कैलकुलेशन। चलिए, तो इस तरह से यह क्वेश्चन अच्छा है, इस तरह का प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर प्राप्त होता है, कैथोड मुक्त करता है, क्या करता है। तो अभी इसके पहले भी हम ये क्वेश्चन जो हमने बताया था इस तरह का, जिसमें कि जलीय विलयन का रेफरेंस था। हमने कहा था कि अगर जलीय रहेगा तब आपको हाइड्रोजन को कैथोड पर देना है, लेकिन यहाँ तो जल का चर्चा है न, डायरेक्ट NaCl है। तो डायरेक्ट NaCl है तो आप क्या कीजिएगा, ये मोल्टेन है, मोल्टेन स्टेट में है, पानी उनी कुछ नहीं मिला हुआ इसमें, कुछ नहीं है, नो वाटर, नो एक्वस सोल्यूशन। ये सीधे अलग होगा Na+Cl- में, और ये चला जाएगा कैथोड पर, और ये चला जाएगा एनोड पर। अब आप देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है, कैथोड पर पूछ रहा है, कैथोड पर पूछ रहा है, तो कौन जा रहा है कैथोड पर, सोडियम। तो यह प्रश्न आपने इसके पहले भी इस तरह का देखा, और अब फिर आपको आगे क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। इस प्रश्न में क्या कहता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के इलेक्ट्रोलाइसिस से कैथोड पर, फिर वही बात आ गया, जलीय घोल। अभी हमने इसके पहले भी बताया था, जलीय घोल कह दिया तो हमने बताया था कि जब NaCl अकेला रहता तो क्या होता, ये जाता, यानी ये जाता कैथोड पर और ये जाता एनोड पर। लेकिन फिर यहाँ क्या रहा है, वाटर है, तो फिर वाटर भी टूटेगा, तो ई जाएगा H+, ई जाएगा, टूटेगा OH- में, तो यहाँ कौन जाएगा, कैथोड पर जाएगा। कैथोड पर कौन जा रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है, क्योंकि ये आपको इसके जैसे सोडियम क्लोराइड के केस में था इसके पहले वाले प्रश्न में, इसलिए ये दोनों में से कोई जाने वाला नहीं है, ये दोनों में से कोई जाने वाला नहीं है, जा रहा है कौन,
H प्लस यानी हाइड्रोजन। कैथोड पर पूछ रहा है तो कैथोड का सही आंसर हो गया ये डी, हाइड्रोजन जाने वाला है। चलिए अब जो है प्रश्न इस तरह का देखिए, इसमें प्रश्न आ गया 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। 32 ग्राम ऑक्सीजन तो कहाँ से लीजिएगा, जल से। तो जल को अगर आप ऑक्सीजन में चेंज करते हैं तो इस तरह का आएगा। और यह जो इक्वेशन के रूप में अभी आपने जो लिखा, अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो आपको रूल कई बार बोले हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस जोड़ते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ते हैं, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। ये रूल है, कई बार बोला गया है क्लास में। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो 2 ऑक्सीजन इधर देख रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ कर रहा है कि मैंने यह जो है 32 ग्राम ऑक्सीजन आपको प्राप्त होगा जब इसका आप जैसे एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 दुना 32 ग्राम, क्लियर हो गया 32 ग्राम। तो ये तो आप ठीक है लिख लिए, 32 कर लिए, लेकिन इसको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, एक H2O इसमें और जोड़ेंगे। क्योंकि ऑक्सीजन इधर 2 है, हमने क्या कहा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ा जाता है, H2O जोड़ा जाता है। तो यहाँ हम अगर एक H2O और इसमें जोड़ते हैं तो ये 2H2O हो जाएगा, 2H2O हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बिगड़ जाएगा। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस जोड़ा जाता है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस जोड़ा जाता है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए। तो हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ क्या होगा, 4H प्लस हो जाएगा। हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिएगा तो 4H प्लस। और इधर देख रहे हैं कोई चार्ज नहीं है, कोई एकदम नो चार्ज, न्यूट्रल है। तो यहाँ भी आपको चार्जलेस करना होगा। तो चार्जलेस करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा इसमें। 4 को नेगेटिव हो गया, 4 प्लस 4 माइनस न्यूट्रल हो गया। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ये इसमें ग्रहण किया। तो 4 इलेक्ट्रॉन का ऐड हुआ तो n का मान हो गया 4। क्योंकि n बराबर 4 तो इसलिए f बराबर हो जाएगा 4। सही आंसर आपका डी हो गया। तो इस तरह का ये क्वेश्चन था। और इस तरह का जब भी कोई प्रश्न पूछे तो आपको बैलेंस करना होगा। अब बैलेंस करने के लिए 3 बात याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ा जाता है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस जोड़ा जाता है, चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, याद रखना। इतना आप याद रखिएगा तो इस तरह का प्रश्न आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन 12 नंबर आ गया। इस प्रश्न में क्या देख रहे हैं, लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक समचालकता का सही क्रम क्या है। तो अगर तो इसमें क्या है कि आप इस इलेक्ट्रोलाइट को देखिए, अलग अलग लिखते हैं, NaCl और KCl। इसमें क्या है कि एटम का साइज देख लेते हैं। क्योंकि क्लोरीन तो कॉमन है, लिथियम हो गया, इसका परमाणु संख्या 3 है, सोडियम है, इसका परमाणु संख्या 11 है, और पोटेशियम का 19 है। तो क्या देख रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है उसका साइज बढ़ रहा है। तो साइज बढ़ने से क्या होगा, बॉन्ड वीकनेस आ जाता है। तो बॉन्ड में वीकनेस आएगा तो क्या होगा, ये तेजी से टूटेगा, KCl तेजी से टूटेगा इन कंपेरिजन टू LiCl। तो आपको ज्यादा आयन ये देगा, KCl देगा, फिर NaCl देगा और LiCl देगा। तो इस क्रम को कौन पालन कर रहा है, आप देखिए, KCl, फिर NaCl, फिर LiCl, यानी आंसर बी आपका राइट है, ये क्रम आपका सही है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। 13 नंबर प्रश्न आ गया। इस प्रश्न में क्या है, बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य चालकता दिया हुआ है और विशिष्ट चालकता दिया हुआ है। समतुल्य चालकता 400 ओम पर ओम पर सीएम पर इक्विवेलेंट, और विशिष्ट चालकता 8 × 10⁻⁵ पर ओम पर सीएम है।
BaSO4 का KSP निकालना है। KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। तो इस पहले डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रश्न से क्या क्या मिला हुआ है वो देख लीजिए। प्रश्न से क्या मिला हुआ है, आपको समतुल्य चालकता मिला हुआ है, लेमडा EQ मिला हुआ है, यानी कितना मिला हुआ है 400 पर ओम पर सीएम पर इक्विवेलेंट, ये मिला हुआ है। और K भी मिला हुआ है, विशिष्ट चालकता 8 गुना 10⁻⁻5 मिला हुआ है पर ओम पर सीएम। चलिए, तो अब इस फार्मूला का उपयोग कर लेते हैं। लेमडा EQ बराबर पढ़े हैं K गुना 1000 बटे नॉर्मलिटी होता है n, तो हम यहाँ n निकाल लेंगे। n बराबर क्या हो जाएगा, K गुना 1000 बटे लेमडा EQ हो गया। अब K का मान पुट कर लीजिए। K का मान कितना आया है 8 गुना 10⁻⁻5 गुना 1000 और लेमडा EQ है 400। अब इसको हल कर लेते हैं। ये सुना, ये कट गया। अब यहाँ 4 दूना 8, 2 बार में ये भी कट गया। तो आपको क्या मिला, ऊपर में n का मान मिल रहा है 2 गुना 10⁻⁻4, ये मिला n का मान। अब जो है यहाँ तक आप समझ गए। अब इसके आगे बढ़ते हैं, यानी n का मान क्या मिला आपको 2 गुना 10⁻⁻4, ये n का मान मिला। अब m बराबर क्या होता है, n बटे वैलेंसी होता है, वैलेंसी। तो n का मान कितना है 2 इंटू 10⁻⁻4, और बेरियम का वैलेंसी, बेरियम सल्फेट में बेरियम का वैलेंसी कितना होगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो 10⁻⁻4 आ गया, ये आ गया। अब KSP आपको बेरियम सल्फेट को तोड़ना है, तो बेरियम सल्फेट क्या हुआ, ये टूट जाएगा, Ba2 प्लस SO4 2 माइनस में, ये S हो गया, ये भी S सॉल्युबिलिटी। तो KSP क्या आ गया, KSP बराबर क्या हो गया S⁻⁻2। S क्या हो गया, ये M जो निकला वो S हो गया, S हो गया। तो क्या हो गया KSP बराबर 10⁻⁻4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10⁻⁻8 m स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया। तो सही आंसर आपका बी आ रहा है आफ्टर कैलकुलेशन, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन बिलियन विद्युतीय का संचालन करता है, विद्युतीय का संचालन करता है। चलिए, तो ये तो पता ही है, इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये विद्युतीय का संचालन करता है। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ाए हैं, ये जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर होता है, वीक होता है तो अंशतः होता है, तो इसलिए सही जवाब क्या हो गया, ए इज राइट आंसर। चलिए, चालक सेल का अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या कहता है, चालक सेल का सेल स्थिरांक है, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, यानी ये L क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट इलेक्ट्रोड है, और ये एरिया है, यानी इसमें ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, L बटे ए इज राइट आंसर, ये आप याद होगा आपको फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन आ गया, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया, बहुत सिंपल प्रश्न, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया, आर्हेनियस दिया था, ये सिंपल प्रश्न है, आर्हेनियस दिया था। चलिए, विशिष्ट चालकता का इकाई क्या होता है, पर ओम पर सीएम इज राइट आंसर। ये यूनिट सबको याद रखना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर यूनिट पूछने का चांस रहता है। क्वेश्चन नंबर 18, इस प्रश्न में क्या कहता है, किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल
होता है। तो साम्य अवस्था जब आपको दिखे क्वेश्चन में तो शून्य आपको याद रखना चाहिए, और ये एस्टेब्लिश क्वेश्चन है, आशा करते हैं याद ही होगा। चलिए, ये थ्योरी से कनेक्टेड प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए। फिर इस प्रश्न में थोड़ा सा यहाँ त्रुटि हो गया। त्रुटि क्या है, यहाँ आप देखिए, यहाँ तो ठीक है, सिंगल लाइन है, यहाँ डबल लाइन आ गया है टाइपिंग के मिस्टेक से। तो आप यहाँ क्या करिए, सिंगल लाइन समझना है। तो ये पार्ट आपका हो गया, ये यहाँ तक, इसको क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। ध्यान रखना है, डबल लाइन से लेफ्ट साइड एनोड और डबल लाइन से राइट साइड कैथोड है। ये सेल निरूपण में हमने पढ़ाया था। ये डबल लाइन है, डबल लाइन से लेफ्ट साइड एनोड होगा और डबल लाइन से राइट साइड कैथोड होगा। अब इस तरह का सेल कहाँ पढ़े थे आप, डेनियल सेल। क्योंकि गैल्वेनिक सेल को हो, डेनियल सेल को हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हो, ये आपका सही विकल्प हो गया, ये सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया। इस प्रश्न में क्या कहता है, ए, बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव मान क्रमशः, देखिए क्रमशः क्या बताया, वैल्यू दिया हुआ है, ए का मान ये दिया हुआ है, ये मान है, ए का मान दिया हुआ है 0.68 वोल्ट, ये प्लस में है। बी का मान दिया हुआ है, ये बी का मान -2.50 वोल्ट दिया हुआ है, और सी का मान दिया हुआ है -0.50 वोल्ट। अब इसमें पूछा जा रहा है कि उनकी अपचयन शक्ति का सही क्रम क्या होगा। तो इसमें हमने बताया था कि जिसका नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगा, उसकी अपचयन शक्ति उतना ही अधिक होगा। तो नेगेटिव वैल्यू देखिए किसका ज्यादा आ रहा है, ये इसका आ रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा इसका है, बी का। फिर उसके बाद आ गया सी का, उसके बाद है ये, तो यानी बी सी ए का क्रम आएगा। तो बी सी ए क्रम आपका डी नंबर में दिख रहा है, बी सी ए इज राइट आंसर, यानी डी आपका क्रम सही है। तो इस तरह का ध्यान रखना है, नेगेटिव वैल्यू जिसका होगा, जितना अधिक होगा उसकी अपचयन शक्ति उतनी ही अधिक होगी। तो इसका सही जवाब हो गया डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, इस प्रश्न में क्या कहता है, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, कई बार बोले हैं, एनोड इज ऑलवेज नेगेटिव, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो आप ऊपर में ए में ही साफ साफ दिख रहा है, एनोड भी आपका सही आंसर हो गया, इसलिए इस पर ज्यादा आपको याद होगा। ये जब गैल्वेनिक सेल पढ़ा रहे थे तो आपको हमने बताया था कि जिंक वाले बीकर को बाईं ओर रखते हैं और कॉपर वाले बीकर को दाईं ओर रखते हैं। और आपको याद होगा कि जिंक वाले बीकर से में जो एक मेटल का तार जोड़े थे, और वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके हम लोग कॉपर की ओर ले गए थे। तो इसलिए ध्यान रखना है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। जस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ये अपोजिट होता है। बाईस नंबर प्रश्न देखिए। इस प्रश्न में कहता है, संक्षारण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण कौन है। वैसे तो जो भी फैक्टर आप देख रहे हैं इसमें देखिए, धातु का विद्युतीय रासायनिक श्रेणी में स्थान, ये भी एक कारण बनता है। CO2 की जल में उपस्थिति, ये भी कारण बनता है। धातु में उपस्थित अशुद्धियां भी कारण बनता है। प्रोटेक्टिव कोटिंग भी ये भी फैक्टर है। लेकिन दरअसल ये प्रश्न आ गया मोर देन वन आंसर से, इसलिए इसमें चूंकि इसके पहले जो 2013 से पहले जो 2009 से लेके 13 तक का जो प्रश्न था, उसमें 5 तरह का प्रश्न पूछा जाता था। जो आप अगर क्वेश्चन बैंक पुराना मिलेगा 2009 से लेके 13 तक में देख लीजिए, तो उसमें यही आप देखिएगा 5 तरह का प्रश्न पूछा गया था। तो 5 तरह में एक तरह का ये भी प्रश्न था जिसमें विकल्प की संख्या ज्यादा मिलता था, माने आंसर मोर देन वन था। तो मोर देन वन से एक क्वेश्चन सेलेक्ट हो गया है। तो अभी आपका जो इसमें अगर इसी क्वेश्चन को
अगर मान लीजिए कि मल्टीपल चॉइस में डाल दे, एमसीक्यू में डाल दे, तब क्या कीजिएगा, इसमें कौन सा फैक्टर, चूंकि एक वर्ड यहाँ दिया हुआ है मुख्य कारण, क्योंकि कारण तो बहुत कुछ है लेकिन मुख्य कारण पूछ रहा है, तो मुख्य कारण क्या होगा, आप CO2 को मान सकते हैं। CO2 क्या करता है, CO2 जल में, CO2 क्या करता है, इसका कारण बता देते हैं। CO2 जल से रिएक्शन करेगा और बना लेगा कार्बोनिक अम्ल। क्या बना लेगा, कार्बोनिक अम्ल। और कार्बोनिक अम्ल क्या होगा, ये टूटेगा तो H+ आयन दे देगा। क्या दे देगा, H+ आयन दे देगा, और इसी कारण से ये कार्बनिक रिएक्शन होने का चांस ज्यादा हो जाएगा, और इस तरह से सही आंसर आपका हो जाएगा बी। इसलिए इसमें बी आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कहता है निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी सेल है, द्वितीयक सेल है। सेकेंडरी सेल के बारे में आपको रिमाइंड करवा देते हैं। सेकेंडरी सेल वह होता है जिसे रिचार्ज कर बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। अभी आप घर में जो आप इन्वर्टर यूज करते हैं उसमें सेकेंडरी सेल है, जिसको आप लेड स्टोरेज सेल के नाम से जानते हैं, हिंदी में शीशा संचायक सेल। और यह निश्चित रूप से आप सबको याद होगा, इसलिए इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसका सही जवाब हो गया सी। सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न एक न्यूमेरिकल से रिलेटेड आ गया। इसमें क्या आता है कि हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है, ये देख लीजिए, ये जिंक इलेक्ट्रोड का वैल्यू दिया हुआ है, ये आयरन इलेक्ट्रोड का दिया हुआ है। अब सेल अभिक्रिया का विद्युत वाहक बल निकालना है, तो सेल अभिक्रिया आपको दिया हुआ है, इसको दोनों के का जो 8 से जो रिएक्शन प्राप्त हुआ ये आपको मालूम है। तो इसमें क्या है, फार्मूला आपको विद्युत वाहक बल यानी E0 सेल, ये फार्मूला बहुत प्रचलित है। E0 सेल इसको आप EMF भी लिख सकते हैं। EMF बराबर क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब E0 कैथोड का वैल्यू क्या है, इस आप देख लीजिए, जिंक वाला पार्ट क्या होगा, ये हो गया एनोड, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, ये क्या हो गया कैथोड, ये कैथोड हो गया। तो आप जिंक, क्योंकि कैथोड माइनस एनोड कर रहा है, तो कैथोड यानी इसमें कैथोड वाला पार्ट लोहा का है, लोहा वाला वैल्यू कितना दिया है 0.41, 0.41, और माइनस एनोड वैल्यू क्या दिया है प्लस 0.76। तो आप सबको मालूम है, इसका हल कीजिएगा, 0.41 प्लस माइनस माइनस हो गया 0.76, यानी हल होके हो जाएगा -0.35। ये आपका सही आंसर होगा। तो इस तरह से यह प्रश्न सॉल्व हो गया। इस तरह का प्रश्न बहुत पूछा जाता है। फॉर्मूला आप याद रखिए, E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, यह फॉर्मूला निश्चित रूप से याद रखिएगा, तो कई सवाल आया है, कई बार पूछा भी गया है। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, जब लेड स्टोरेज सेल का चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है। आपको याद होगा, लेड स्टोरेज सेल डिटेल में पढ़ाए थे कि जब सेल फंक्शन में रहता है तो H2SO4 क्या होता है, कंज्यूम होता है, खर्च होता है, और जब रिचार्ज होने लगता है तो उसका निर्माण होने लगता है। तो ये इसमें आप देख लीजिए, ये लेड डाइऑक्साइड घुलता है, ये नहीं होगा। चलिए H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है, ये सही आंसर होगा, क्योंकि आप जब रिचार्जिंग वाला रिएक्शन देखिएगा तब देखिएगा दाएं तरफ H2SO4 आया हुआ है रिचार्जिंग ऑफ सेल रिएक्शन के दरमियान, और ये आपका सही आंसर हो गया, पुनः उत्पन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, इस प्रश्न में क्या कहता है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान, अभी फिर वही सवाल आ गया। तो यह सिल्वर इलेक्ट्रोड का वैल्यू दे दिया है, कितना देख लीजिए, सिल्वर इलेक्ट्रोड का वैल्यू ये इतना मालूम है, ये सिल्वर इलेक्ट्रोड का वैल्यू ये दिया हुआ है, और ये टीन इलेक्ट्रोड का वैल्यू ये दिया हुआ है। अब फार्मूला यहाँ आप सेल पर देख लीजिए, यह जो पार्ट है
ये एनोड हो गया, और यह जो पार्ट है वो कैथोड हो गया। हम बार बार बोल रहे हैं कि डबल लाइन पर नजर रखना है, डबल लाइन से लेफ्ट साइड एनोड और राइट साइड कैथोड। तो फिर फॉर्मूला आपके सामने है, ई नोट सेल बराबर क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ये आ गया। तो ई नोट कैथोड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, नोट कर लीजिए, डाटा ले लीजिए आप। कैथोड कौन है, सिल्वर वाला है, ये सिल्वर वाला वैल्यू पुट कीजिए, तो 0.80 हो गया माइनस, और ये टीन वाला वैल्यू क्या हो गया, यहाँ नेगेटिव वैल्यू है, माइनस हो जाएगा 0.14। तो आपको पता है जी, इसको जोड़ लेना है, माइनस माइनस प्लस हो गया 0.14। अब 80, 10, 90, 494 वोल्ट आ रहा है, यानी 94 वोल्ट आ गया, यानी डी नंबर आंसर आपका आफ्टर द कैलकुलेशन आ गया। चलिए, इस तरह का आप देख रहे हैं लगातार मिल रहा है प्रश्न, और ऐसे प्रश्नों पर नजर ज्यादा रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है। तो आपको याद होगा फ्यूल सेल पढ़े थे क्लास में, आपको याद होगा क्लास में फ्यूल सेल पढ़े थे, फ्यूल सेल, ईंधन सेल जिसको कहते हैं आप हिंदी में, फ्यूल सेल पढ़े थे। तो फ्यूल सेल में क्या हुआ था, हाइड्रोजन एनोड के रूप में यूज हुआ था और ऑक्सीजन कैथोड के रूप में, यानी एक तरफ से आप देखे होंगे हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड किया गया था पोरस ग्रेफाइट के रॉड में, और दूसरे तरफ से ऑक्सीजन गैस को प्रोवाइड किया गया था। तो साफ साफ इसमें आप देख लीजिए क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है। तो एकदम बी नंबर विकल्प आपका एग्जैक्ट दिख रहा है, ईंधन सेल, यह राइट आंसर है, इसको याद रखिए, इसका डिटेल हो चुका है। अगला प्रश्न, फिर आपको एक इससे पहले भी इस तरह का एक प्रश्न आया था, ए बी सी, ए का वैल्यू कितना दिया है, अपना ए का वैल्यू नोट कर लीजिए, कितना दिया है, माइनस दिया है 3.05 वोल्ट। बी का वैल्यू कितना दिया है, देख लीजिए, माइनस 1.66 वोल्ट है दिया हुआ, और सी का वैल्यू भी माइनस, इसमें सब माइनस ही दिया है, माइनस 0.40 वोल्ट। तो आपको हमने अभी अभी जस्ट बताया था कि जिसका नेगेटिव ज्यादा होगा उसकी अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी। तो सबसे अधिक किसका हो गया, ए का, उसके बाद फिर हो जाएगा बी का, फिर सी का। तो इसमें सीधे पूछा जा रहा है, क्योंकि क्रम तो पूछ नहीं रहा है, सीधा पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा किसका होगा, इसमें किस किसकी अवकरण शक्ति क्षमता सबसे अधिक होगी। तो विकल्प साफ है कि आपका ए होगा, क्योंकि इसी का सबसे नेगेटिव वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29 में हम लोग आ गए। इस सेल में, इसमें भी आप देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन करके दे दिया है, ये देखिए, ये तो ये तो हम आपको अभी जब कभी जस्ट बोले हैं कि ये पार्ट आपका एनोड हो गया और ये पार्ट कैथोड वाला हो गया। पूछ क्या रहा है, और इसका विद्युत भाग बल दे दिया है ईएमएफ, इतना वोल्ट है 1.0, यानी निकालने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये वैल्यू ही दिया हुआ है। आपको पूछा जा रहा है कैथोड पूछा रहा है, बहुत इजी प्रश्न है, कैथोड पूछा जा रहा है। तो बताइए, यह पार्ट एनोड हो गया, जिंक और जिंक सल्फेट, और कॉपर सल्फेट और कॉपर पार्ट हो गया कैथोड, इसलिए सही जवाब आपका बी हो गया इसमें, क्योंकि कैथोड पूछ रहा है। तो कॉपर का हो गया आंसर इसका। अगला प्रश्न, विद्युतीय अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, कहाँ होता है ऑक्सीकरण, याद ही होगा, ये तो कई बार चर्चा हुआ है, बहुत छोटा सवाल है कि एनोड पर होता है। पहला विकल्प क्या कहता है, एनोड पर, दूसरा कहता है एनोड और कैथोड पर, दोनों पर प्रयुक्त, विद्युतीय अपघट पर निर्भर करता है कैथोड पर। तो एनोड पर होता है, ये सिंपल प्रश्न है, सबको याद होगा, ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है। चलिए, फिर
प्रश्न देख लीजिए, ये 31 नंबर प्रश्न है। जंग पूछ रहा है, जंग का फॉर्मूला क्या होता है? तो जंग का फॉर्मूला आपको क्लास में दिखाए थे, आफ्टर द रिएक्शन मिला था क्या? Fe2O3 XH2। X क्या है? वाटर मोलिक्यूल है। तो यहाँ कहता है जल योजित, जल योजित भी विकल्प में दिया है। फेरिक ऑक्साइड भी जोड़, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या हो गया कि एक्स दिया हुआ है फॉर्मूला में, और ये नहीं होगा। ये आपका सही जवाब आ गया। जल योजित फेरिक ऑक्साइड जंग का फॉर्मूला है। देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है, निम्नलिखित सेल का विद्युतीय वाहक बल क्या दिया हुआ है? विद्युतीय वाहक बल निकालने के लिए कर रहा है। तो आपको पता ही है, ये डबल लाइन, ध्यान रखना है, डबल लाइन से इधर वाला पार्ट क्या हो गया? एनोड, और इधर वाला पार्ट हो गया कैथोड, और दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। तो फार्मूला तो आपको पते है, इनोट सेल बराबर क्या हो गया? इनोट कैथोड माइनस इनोट एनोड। कैथोड का वैल्यू पुट कर दीजिए, कैथोड का वैल्यू पुट कर लीजिए। तो कैथोड का वैल्यू लोहा वाला है, लोहा वाला का वैल्यू कितना दिया है? माइनस में दिया है 0.44, माइनस हो गया। एनोड का वैल्यू जिंक वाला है, इसका वैल्यू दिया है माइनस 0.76। तो अब क्या देखते हैं, हल करके आ गया ये माइनस 0.44, और माइनस माइनस प्लस हो गया 0.76। अब इसको इसमें से घटाइएगा तो आ जाएगा 0.32 वोल्ट आ जाएगा, यानी 0.32 वोल्ट इज राइट आंसर। आफ्टर द कैलकुलेशन बी इज राइट आंसर। तो इस तरह से यह, तो इस तरह से आपने सारे प्रश्नों का हल किया। आशा करते हैं आपको इसका लाभ मिला होगा, और इस तरह से आप सबको अगर अच्छा से समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में।